बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, आज आप कुरान मजीद के सूरह माइदा की आयत क्रमांक 54, 55 और 56 की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान वालो, तुम में से जो कोई अपने धर्म से फिरेगा
वो जान ले कि इससे ईश्वर को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में ईश्वर ऐसे लोगों को लाएगा जिन्हें वो पसंद करता होगा और वे भी ईश्वर को पसंद करते होंगे। वे ईमान वालों के समक्ष नर्म और काफिरों के समक्ष कड़े होंगे। वे ईश्वर के मार्ग में जिहाद और संघर्ष करेंगे तथा किसी धिक्कार करने वाले की धिक्कार से नहीं डरेंगे। ये ईश्वर की कृपा है जिसे वो जिसको चाहता है प्रदान करता है, और ईश्वर अत्यंत व्यापक ज्ञान वाला और जानकार है। हे ईमान वालों, तुम्हारा अभिभावक तथा स्वामी केवल ईश्वर, उसका पैगंबर और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की स्थिति में ज़कात देते हैं। और जो कोई ईश्वर, उसके पैगंबर तथा ऐसे ईमान वालों की अभिभावकता और स्वामित्व को स्वीकार करे तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर का गुठी प्रभुत्व प्राप्त करने वाला है। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। आज शनिवार है, खुर्दात की 28, ज़िक़ादा की 18 और जून की 18 तारीख। तो हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। आप सदा की भांति सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य, और सभा का अंतिम और दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिकी वादा तोड़ने वाले हैं। रूस ने कहा है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का दौर बीत चुका है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और इजरायल में कोई अंतर नहीं है। भारत के बिहार राज्य में आज रात 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी एक तरफ तो ये संदेश भेजते हैं कि वो वार्ता और समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और दूसरी ओर पाबंदियां बढ़ाते जा रहे हैं। तो दुनिया अच्छी तरह ये बात समझ सकती है कि हमें अमेरिका पर भरोसा क्यों नहीं है। आयतुल्ला रईसी ने तेहरान में एक समारोह में कहा कि पाबंदियों के जरिए वे हमारे हाथ पांव बांध देना चाहते हैं, और हमने पाबंदियों को बेअसर बनाने के लिए अब तक जो भी मुमकिन था वो किया। पाबंदियों को अप्रासंगिक बना देना है। राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिकियों के बारे में कहा कि वे वादा तोड़ने वाले लोग हैं। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने एक खबर का हवाला दिया जो यात्री विमान के निर्माण से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मैंने अतीत में तातारिस्तान का दौरा किया और वहां हेलीकॉप्टर का कारखाना देखा था, और कल मैंने इस्फहान में विमान निर्माण के कारखाने का दौरा किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पर काम काफ़ी आगे है। ईरानी कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनेक प्रकार के विमान बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि मैंने कंपनी के लोगों से कहा है कि वे 72 सीटों वाला विमान बनाएं, और ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि तेहरान उस वार्ता से खुद को दूर नहीं करेगा जो नतीजे पर केंद्रित हो। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि इस्लामी गणराज्य ईरान नतीजे तक पहुंचने वाली वार्ता के मार्ग से खुद को दूर नहीं करेगा।
विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने अपने ट्वीट से यह संकेत दे दिया कि ईरान उसी परमाणु वार्ता में दिलचस्पी लेगा जो किसी नतीजे तक पहुंचने वाली हो, वरना केवल वार्ता की मेज पर बैठ जाना और औपचारिकताएं पूरी करना तेहरान की दिलचस्पी की चीज़ नहीं है। ईरान को दरअसल अमेरिका के रवैये पर यही आपत्ति है कि वो वार्ता और परमाणु समझौते की बात तो करता है, लेकिन व्यावहारिक चरण में उसका रवैया बिल्कुल अलग है। अमेरिका की ओर से ईरान पर बार बार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जबकि वार्ता इसलिए हो रही थी कि ईरान पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएं। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम अपनी संसद के कानून के पाबंद हैं, वार्ता को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को दावत देते हैं कि यथार्थवादी बने और पाबंदियां लगाने के जुनून से बाज आ जाएं, और IAEA को हम दावत देते हैं कि राजनीति में पड़ने के बजाय अपनी तकनीकी जिम्मेदारियों पर अमल करे। विदेश मंत्री ने इसके साथ ही ये बात जोर देकर कही कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम पाबंदियों को बेअसर बना देंगे। ईरानी वायुसेना का एक युद्धक विमान F-14 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह देश के इस्फहान नगर में शहीद बहिश्ती सैनिक छावनी पर युद्धक विमान F-14 प्रशिक्षण उड़ान पर था कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए और चालक और सहचालक अपनी जान बचाने में सफल हो गए और वे विमान से बाहर निकल गए। ज्ञात है कि युद्धक विमान से बाहर निकलते समय चालक और सहचालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फारसेमन साइट के कुछ यूजर्स ने एक कैंपेन चलाकर फ्रांस में एक फिल्म फेस्टिवल में होली स्पाइडर नाम की फिल्म दिखाए जाने के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय में फ्रांसीसी राजदूत के तलब किए जाने की मांग की है। फारसेमन साइट के यूजर्स की मांग में आया है कि फ्रांस में फिल्मी फेस्टिवल का आयोजित होना और उस फेस्टिवल में इस्लाम विरोधी फिल्म होली स्पाइडर का दिखाया जाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों का अपमान, फ्रांसीसी सरकार द्वारा इसका समर्थन किया और इस फिल्म के पुरस्कृत किए जाने के दृष्टिगत इस विषय से हम बहुत दुखी हैं और हम इस प्रकार के व्यवहार व अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और विदेश मंत्रालय से अपील करते हैं कि फ्रांसीसी राजदूत को तलब किया जाए ताकि इस्लाम व ईरान विरोधी कार्रवाई के संबंध में जवाब तलब किया जाए। ज्ञात रहे कि 1 जून को ईरान के संस्कृति मंत्री मोहम्मद मेहदी ने कहा था कि इस संबंध में हमने अपनी आपत्ति से फ्रांसीसी सरकार को अवगत करा दिया है। इसी प्रकार उन्होंने फ्रांस में होने वाले इस कार्य की भर्त्सना की थी और कहा था कि निश्चित रूप से सांस्कृतिक लेन देन में इस विषय पर ध्यान दिया जाएगा और किसी भी देश या संस्था आदि को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो फिल्मी फेस्टिवल के बहाने एक राष्ट्र और उसके पवित्र मान्यताओं का अपमान करे और यह संस्कृति मंत्रालय में हमारी रेड लाइन है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। रूस के अधिकारियों ने पश्चिमी सरकारों को ललकारा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व समाप्त हो जाने की बात करते हुए कहा है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का दौर खत्म हो चुका है और रूस पर पाबंदियां लगाने के नतीजे में यूरोप को $400 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पुतिन ने शुक्रवार को अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने शीत युद्ध जीतने के बाद खुद को ईश्वर का दूत जाहिर करने की कोशिश की, मगर अब एक ध्रुवीय व्यवस्था का युग समाप्त हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति का कहना था कि पश्चिमी अधिकारी अब भी इसी भूल में हैं कि वही पुराना दौर चल रहा है और पश्चिम के रहमो करम पर दुनिया टिकी हुई है। पुतिन ने यूरोप की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ तो वास्तव में अपनी संप्रभुता खो चुका है। उसे अमेरिका की तरफ से जो हुक्म मिलता है उस पर अमल करता है और उसके नतीजे में अपने नागरिकों और अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि यूक्रेन पर सैनिक हमले का फैसला करना बड़ा कठिन काम था। मकसद हमारा डोनबास के अवाम की मदद करना था। इस ऑपरेशन से जुड़े सारे काम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेतृत्व में पश्चिम की ओर से रूस की अर्थव्यवस्था पर किया जाने वाला हमला नाकाम रहा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमने यूक्रेन पर हमला नहीं किया है, हमने एक विशेष सैन्य ऑपरेशन का
ऐलान किया, क्योंकि हमारे पास पश्चिमी दुनिया को समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था कि यूक्रेन को नेटो में घसीटा जाना एक आपराधिक कृत्य था। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने कहा है कि मौजूदा वक्त में इजराइल और भारत के बीच कोई अंतर नहीं है। भारत की आज की हरकतें इजराइल के बराबर हैं। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा वक्त में इजराइल और भारत के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की आज की हरकतें इजराइल के बराबर हैं। यामीन ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भी किसी को भी दूसरों के धर्म और संस्कृति का अनादर करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुओं द्वारा पैगंबर इस्लाम की निंदा करना सिर्फ संयोग नहीं है, वो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए। 2013 और 18 के दौरान यामीन मालदीव के राष्ट्रपति थे। उस दौरान मालदीव और भारत के बीच संबंध बहुत खराब हो गए थे। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया है, जिसे 2 और दलों ने समर्थन दिया है। साथ ही रेलवे ने बढ़ती हिंसक घटनाओं के दृष्टिगत बिहार में रात 8 बजे तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया है, जिससे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी के दल हमने भी सपोर्ट किया है। सरकार ने शनिवार को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती और रक्षा मंत्रालय की नौकरी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की, जिसके बाद रक्षा मंत्री और सेवा प्रमुखों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत के असम और मेघालय में बीते 2 दिनों में बाढ़ व भूस्खलन में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। असम के 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 लाख राहत शिविरों में हैं। बाढ़ में 12 असम में और 19 मेघालय में मारे गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी भीषण बाढ़ की सूचना है। शहर में केवल 6 घंटे में 145 मिमी बारिश हुई। त्रिपुरा उपचुनाव के लिए प्रचार भी प्रभावित हुआ है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि गंगा की सहायक नदी पद्मा पर बनाया गया पुल चीनी BRI का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि गंगा की सहायक नदी पद्मा पर बनाया गया पुल चीनी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश के इस बयान से भारत के पड़ोस में चीनी उपस्थिति की अटकलों पर भी विराम लग गया है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि विदेश मंत्रालय स्पष्ट रूप से दावा करता है कि पद्मा बहुउद्देशीय पुल पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी से किसी भी विदेशी फंड ने इसके निर्माण में वित्तीय योगदान नहीं दिया है। ज्ञात रहे कि BRI व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक मुख्य कार्यक्रम है। भारत ने लगातार पड़ोसी देशों में BRI प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर से होकर गुजरती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित कारते परवान गुरुद्वारे पर हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 से अधिक लोग घायल हैं। हमले में 60 साल के सविंदर सिंह और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है, जबकि तालिबान के 3 लड़ाके घायल हुए हैं। इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का हाथ होने का संदेह है। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकुर ने इस हमले की पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि काबुल शहर के पवित्र गुरुद्वारे पर हमले की खबरों से बहुत चिंतित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि गुरुद्वारा कारते परवान पर हुए कायरतापूर्ण हमले की सभी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा से पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपनी मुलाकात को लेकर सफाई देते नजर आए।
बाइडेन ने कहा कि ये मुलाकात एक बड़े पैनल के विमर्श के तहत होने जा रही है। यानी बाइडेन ने ये कहना चाहा कि वे बिन सलमान से मुलाकात उचित नहीं समझते, लेकिन किसी समूह के रूप में उनसे मुलाकात हो जाती है तो इसका प्रारूप अलग है। पत्रकार के सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसमें भाग लेने वालों में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं बिन सलमान का एकांतवास, यूक्रेन में जंग जारी और पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप, और केंद्र सरकार की कश्मीरी नेताओं द्वारा आलोचना। तो सबसे पहले बिन सलमान के एकांतवास का विषय। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एकांतवास का शिकार हो चुके हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ने के बाद अब इसकी भरपाई करने में व्यस्त हैं। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ने के बाद सऊदी अरब के युवराज अब इसकी क्षतिपूर्ति में लग गए हैं। अपने कुकर्मों द्वारा विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ने के कारण मोहम्मद बिन सलमान ने विदेशी यात्राओं और विश्व के नेताओं से मुलाकातें करके स्वयं को इस राजनीतिक एकांतवास से निकालने की योजना तैयार की है। मोहम्मद बिन सलमान सन 2017 को सऊदी अरब के युवराज बने थे। युवराज बनने के बाद उन्होंने सहयोग और सहकारिता के मार्ग को छोड़कर दमन का रास्ता अपनाया। बिन सलमान ने सऊदी अरब के भीतर अपने आलोचकों और प्रतिद्वंद्वियों का खुलकर दमन किया। सऊदी अरब का युवराज बनने के कुछ ही दिनों के बाद बिन सलमान ने कतर के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसके कारण 3.5 वर्षों तक दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे। नवंबर 2017 में बिन सलमान ने भ्रष्टाचार के आरोप में राजशाही परिवार में अपने प्रतिद्वंद्वी राजकुमारों और प्रभावी लोगों को गिरफ्तार करवाया। 2017 में ही सऊदी अरब के युवराज ने लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को अपने देश बुलवाकर उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देने पर विवश किया। बाद में फ्रांस की मध्यस्थता से साद हरीरी 3 सप्ताहों के बाद अपने देश लेबनान वापस जा सके। अक्टूबर सन 2018 को बिन सलमान ने अपनी नीतियों के आलोचक जमाल खाशोगी की हत्या करवाई। सऊदी अरब के इस पत्रकार को तुर्की के इस्तांबुल नगर में सऊदी अरब के काउंसलेट में बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया, जिसका विश्व स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। उधर मार्च सन 2015 से यमन के विरुद्ध सऊदी अरब की हिंसक एवं दमनात्मक कार्रवाइयां अब तक जारी हैं। सऊदी गठबंधन के हमलों के कारण यमन को इस शताब्दी की सबसे भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान की यही कार्रवाइयां उनके विश्व स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से अलग थलग रहने का कारण बनी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि उनके द्वारा किए गए अपराधों के कारण वे बिन सलमान से मुलाकात नहीं करेंगे। इस सियासी तन्हाई से निकलने के लिए सऊदी युवराज लंबे समय से प्रयास करते आ रहे हैं।
अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की सऊदी अरब की यात्रा के बाद से उनका ये एकांतवास किसी सीमा तक समाप्त होना आरंभ हुआ है। इसी बीच बताया जा रहा है कि अपने दावों के विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति निकट भविष्य में सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद बिन सलमान ने 3 क्षेत्रीय देशों तुर्की, जॉर्डन और मिस्र की यात्रा की भी घोषणा कर डाली है। 16 जुलाई को सऊदी अरब की राजधानी रियाज में आयोजित होने वाली फार्स की खाड़ी की सहकारिता परिषद के सदस्य देशों की बैठक किसी सीमा तक बिन सलमान के राजनीतिक एकांतवास से निकलने का अच्छा माध्यम बन सकती है। विशेष बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में अपनी बात से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुकर जाने के बावजूद अमेरिका के भीतर सऊदी अरब के कड़े विरोधियों की संख्या कम नहीं है। और अब चलते हैं यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी में 3 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। बर्लिन से IRIB के लिए अमीर शुजाई की रिपोर्ट, साथी अहमद अब्बास की ज़बानी। एक ट्रेन रात के समय यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची 3 देशों जर्मनी, फ्रांस और इटली के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों यूरोप की आलोचना की थी कि वह हथियारों की सप्लाई में सुस्ती कर रहा है और यूक्रेन पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्राथमिकता दे रहा है। जेलेंस्की को सबसे ज्यादा जर्मनी से शिकायत हो गई थी। जेलेंस्की का कहना था कि जर्मन चांसलर और वहां की सरकार को फैसला करना चाहिए कि यूक्रेन और रूस के बीच अपने संबंधों में संतुलन बिठाने के चक्कर में न रहें। जेलेंस्की का बयान अपनी जगह, लेकिन रूस ने जर्मनी को धमकी देना शुरू कर दिया है। रूसी कंपनी गाज़प्रोम ने कहा है कि जर्मनी के लिए गैस निर्यात वर्तमान मात्रा से आधा कर दिया जाएगा। जर्मन अधिकारी का कहना है कि रूस राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। इससे पहले उसने हॉलैंड, डेनमार्क और बुल्गारिया की गैस काट दी, जिससे इन देशों में गैस की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी ओर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और इटली के राष्ट्राध्यक्षों और इसी के साथ रोमानिया के नेताओं का कीव पहुंचना यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सम्मिलित की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन यूरोपीय अधिकारी इससे इनकार करते थे। जर्मन चांसलर ने कहा कि हम जो यहाँ आए हैं इसका संदेश साफ है कि यूरोपीय संघ में यूक्रेन की उम्मीदवारी का रास्ता साफ हो जाए। इस बात की संभावना है कि इस यात्रा में यूक्रेन के राष्ट्रपति यूरोप के अधिकारियों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वे यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई तेज करें। लेकिन रूस की हालिया धमकी को देखते हुए जो उसने यूरोप को दी है, ऐसा लगता है कि ये मुद्दा पेचीदगी पैदा करेगा। बर्लिन से IRIB के लिए अमीर शुजाई की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं भारत का। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारत में आए दिन विपक्षी दलों को निशाने पर लिया जा रहा है, जिसकी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। इसी परिधि में कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ईडी द्वारा राहुल गांधी
को बुलाकर पूछताछ किए जाने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन। जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज एक अहम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नई दिल्ली के मौजूदा रजीम पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए। उन्होंने कहा कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको ईडी द्वारा तंग किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की स्थिति के बारे में जितने भी दावे किए वो उनके अनुसार सब गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि आए दिवस जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाएं हो रही है, परंतु यहाँ आकर ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो निर्णय था वो कश्मीर विरोधी था। जब तक उसको वापस नहीं किया जाता तब तक वो अपना अभियान जारी रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विपक्षी दलों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा प्रशासन है वो किसी भी तरह विपक्षी दलों की आवाज को दबाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अलगाववाद में जो इजाफा हुआ है वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र भी अब अलगाववाद के जद में आगे हैं जहां पर अब स्थिति सामान्य होती जा रही थी। तमीर तरक्की के हवाले से जो आंकड़े एलजी प्रशासन दिए हैं उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आंकड़े भी सही नहीं हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ है। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज उठाता है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे खासकर राहुल गांधी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है टू उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है। दक्षिणी कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 छापामारों के हताहत होने की सूचना है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो स्थानीय है, जबकि अज्ञात बंदूकधारियों ने, जिनके बारे में पुलिस और प्रशासन का कहना है कि वो अलगाववादी छापामार थे, एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को दक्षिणी कश्मीर में गोली मारकर हताहत कर दिया है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओं, अभी आपने सुना दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य। उज्ज्वल भविष्य। दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं सैयद मिसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य पर्यटन में ईरान की प्रगति की चर्चा करेंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि हालिया दशकों में ईरान ने जिन वैज्ञानिक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है उनमें से एक स्टेम सेल की तकनीक है। स्टेम सेल समस्त सेल्स की जड़ है और इसमें शरीर के किसी भी सेल में बदलने की क्षमता होती है। तेहरान स्थित रोयान अनुसंधान संस्थान ईरान में स्टेम सेल के क्षेत्र में पहला शोध केंद्र है। इस शोध केंद्र ने अब तक स्टेम सेल के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की हैं। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में ईरान द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए लिखा है, इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने देश भर में स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित किया है और शहरों से लेकर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। ईरान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा बुनियादी ढांचा मौजूद है। अल-मॉनिटर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान ने कई क्षेत्रों में सराहनीय कदम उठाए हैं।
1980 से 2012 तक मानव विकास सूचकांक में ईरान ने 67% की वृद्धि का अनुभव किया है, जो वैश्विक औसत से 2 गुना है। बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच में काफ़ी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी उन स्थानीय लोगों को सौंपी गई जो प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा हासिल कर चुके थे। 4 दशकों के बाद आज ईरान अनुसंधान, तकनीक, स्वास्थ्य और मेडिकल की पढ़ाई। अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मरीजों के इलाज पर आने वाली लागत को कम करना है। मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के अंत में देश में 57,927 बेड के साथ लगभग 558 चिकित्सा संस्थान मौजूद थे, जिसे संख्या सिर्फ 600 थी, जबकि आज ये संख्या 6,100 है। मोहम्मद रजा शाह के शासनकाल में करीब 50 कंपनियां चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सक्रिय थीं, जो अपने उत्पादों के लिए कच्चा माल विदेशों से आयात करती थीं। ये कंपनियां देश की ज़रूरत के सिर्फ 3% हिस्से की ही आपूर्ति करती थीं। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से 500 से अधिक चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियां सक्रिय हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये 500 कंपनियां पूरे ईरान में 910 अस्पतालों की 80% ज़रूरतों को पूरा करती हैं। वर्तमान में ईरान में चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाइयां विभिन्न वर्गों में 8,000 से अधिक प्रकार की अच्छी प्रगति की है। इन मशीनों को डिजाइन उपकरण के स्तर को 30% से बढ़ाकर 100% तक किया है। अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की है। देश में स्वास्थ्य और उपचार के नेटवर्क का विस्तार किया है और 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और मृत्यु दर को कम किया है। ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में ईरान की अहम उपलब्धियां हैं, जिन्हें चिकित्सा क्रांति भी कहा जा सकता है। वर्तमान में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे और शैक्षिक प्रणाली के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के प्रयासों से ईरान में सबसे घातक बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। विदेशों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए ईरान की यात्रा करते हैं। इससे ईरान में चिकित्सा पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। वास्तव में स्वास्थ्य पर्यटन एक प्रकार का पर्यटन है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ष इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज़रबाईजान से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए ईरानी अस्पतालों का रुख करते हैं। रोयान इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर उन केंद्रों में से एक है जहां क्षेत्रीय देशों से सालाना बड़ी संख्या में रोगी अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। ईरान ने हालिया वर्षों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित किया है, लेकिन ईरान की चिकित्सा क्षमताओं के मद्देनज़र इन सेवाओं का उपयोग उसके आकार के अनुपात में नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अव्यवस्थित रूप से की जाने वाली गतिविधियों को व्यवस्थित करने और एक व्यापक योजना बनाने की ज़रूरत है। ईरान की विशेष भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारक और शिया मुसलमानों के 8वें इमाम का पवित्र रोज़ा ईरान को पर्यटन के लिए एक मुख्य आकर्षण प्रदान करता है। मरीज और उनके परिवार अपनी ज़रूरतों और चिकित्सा सेवाओं के अलावा एक यादगार यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं।
ईरान एक इस्लामी देश के रूप में और सभी विशिष्टताओं के साथ महिला डॉक्टरों के जरिए क्षेत्र और दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं के लिए सौंदर्य और उपचार सेवाओं का एक केंद्र बन चुका है। दुनिया के अन्य विकसित देशों की तरह ही ईरान में भी अस्पताल, चिकित्सा केंद्र और विशेष प्रयोगशालाएं, आउट पेशेंट और इन पेशेंट सेवाएं सहित चिकित्सा सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हैं। दुनिया भर के देशों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में रोगी विभिन्न प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ईरान की यात्रा करते हैं। सबसे आधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा उपकरणों और ईरानी चिकित्सकों के अप टू डेट ज्ञान ने मरीजों के लिए जटिल से जटिल सर्जरी और प्रक्रिया को संभव बना दिया है। ईरान का स्वास्थ्य पर्यटन मुख्य रूप से सौंदर्य और उपचार और चिकित्सा सेवाओं के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। चेहरे और अंगों की सुंदरता, कॉस्मेटिक और दंत चिकित्सा, बांझपन, सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, हृदय नेत्र विज्ञान, कैंसर का निदान और उपचार और अंग प्रत्यारोपण तथा न्यूरो सर्जरी सेवाएं ईरान में खास तौर पर पेश की जाती हैं। दुनिया भर के मरीज ईरानी डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनका इलाज कैसे किया जाएगा। स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र रोगी के ईरान में प्रवेश करने से लेकर उसके निश्चित रूप से स्वस्थ होने तक और स्वदेश वापसी तक सहयोग करते हैं। चिकित्सा पर्यटन में ईरान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोपीय देशों और अमेरिका की तुलना में यहाँ सेवाओं का सस्ता होना है। वर्तमान में भारत सबसे सस्ती सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी है, लेकिन चिकित्सा पर्यटन में ईरान के प्रवेश के साथ और यहाँ बेहतर सुविधाओं और संस्कृति के कारण भारत की तुलना में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य और अब सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत है, ईरान भ्रमण। ईरान भ्रमण। दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण में आपका स्वागत है। आज भी हम ईरान के मरकजी प्रांत के कुछ ऐतिहासिक और सुंदर स्थलों की सैर करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने मरकजी प्रांत के महला टाउन और उसके आसपास के इलाकों की सैर की थी। हमने बताया था कि इस शहर को उस झरने की वजह से यहाँ बसाया गया है जो हफ्ताद कुल्ले नामक पर्वतीय श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और इसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही उपयुक्त और सुखद है। आस पड़ोस के इलाकों को पेयजल और पानी उपलब्ध कराने के अलावा ये झरना मरकजी प्रांत और उसके आस पड़ोस के शहरों के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ घरेलू और विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। ईरान के क्षेत्र की मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता और संतुलित जलवायु के कारण यहाँ विभिन्न प्रजातियों के फल और फूल पैदा होते हैं। लगभग 50 साल पहले सुखद जलवायु वाले इस टाउन में सुंदर फूलों की खेती आम हो गई थी। आज यहाँ
900 हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती होती है और प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर के फूलों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। फूल उत्पादन में विस्तार और विकास के लिए इस टाउन में ईरान के पहले फ्लावर विलेज की स्थापना की गई है। इस विलेज में फूलों पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक केंद्र है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज और फूल पैकिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। फूल और बीज उत्पादन की विविधता के मामले में इस टाउन का ईरान में पहला स्थान है। इस इलाके में लगभग 350 ग्रीन हाउस हैं और देश में अधिकांश मौसमी फूलों और पौधों की आपूर्ति महल्लात से ही की जाती है। हकामनिशी काल के दौरान महल्लात माद प्रांत का एक छोटा सा हिस्सा था और अशकानी काल में भी ये ग्रेटर माद का हिस्सा माना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक खुरे में मिलने वाले अवशेषों में टेम्पल के स्तंभ, अग्निकुंड, धार्मिक और राष्ट्रीय समारोह के लिए केंद्र, महलों और कब्रिस्तानों के अवशेष शामिल हैं। पारसियों की धार्मिक किताब अविस्ता में खोरे का अर्थ है वो स्थान जहाँ सूर्य उगता है। इसका दूसरा अर्थ है पठारी क्षेत्र। ये क्षेत्र महलात के उत्तर पूर्व में और खोरे नदी के किनारे स्थित है। मरकजी प्रांत का एक दूसरा सुंदर टाउन सावे है। इस शहर में मस्जिद सुर्ख नामक एक ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है जिसे शाह इस्माइल सफ़वी के दौर में बनाया गया था। इस मस्जिद के निर्माण में सुर्ख या लाल टाइलों और शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद सुर्ख पड़ गया है। इस मस्जिद में एक बड़े हॉल के अलावा 2 मदरसे भी स्थित हैं। इस मस्जिद की सबसे सुंदर जगह मेहराब है जिस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और उसमें तरह तरह के रंग भर दिए गए हैं। सावे का एक दूसरा उल्लेखनीय स्थल इमामजादे सैयद इसहाक का मज़ार है। इस मज़ार में सुल्तान सैयद इसहाक दफन हैं जो पैगंबर इस्लाम की नस्ल थे। इस मज़ार की इमारत में एक गुंबद है और उसकी वास्तुकला सल्जुकी काल की है। सफवी काल में इसके गुंबद में कुछ बदलाव किए गए थे। कब्र पर बनी इमारत या मकबरे का क्षेत्रफल 6 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। इस इमारत का महत्व इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई टाइलों और ईंटों से है। एक टाइल पर 676 हिजरी लिखा हुआ है। इसमें एक मेहराब भी है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और टाइलों के जरिए सजाया गया है। मकबरे के केंद्र में एक लकड़ी की नक्काशीदार जरी है। ईरान के मरकजी प्रांत में कई ऐतिहासिक चोटियां भी हैं। सासानी दौर की एक अद्भुत धरोहर कीज किला है जिसे सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है। इस किले को देखने के लिए सावे शहर से 23 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये विश्वास करना काफ़ी कठिन है कि सासानी काल का कोई इतना बड़ा किला आज भी बाकी होगा। इस किले में सुरक्षा और रक्षा का प्रबंधन बहुत ही उच्च कोटि का है जिसकी इंसान प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। कीज किला सावे के पूरे इलाके से देखा जा सकता है। इसे पत्थर और चूने से पहाड़ की चोटियों पर बनाया गया है जहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। इस किले तक सिर्फ उन सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है जिन्हें दक्षिण की ओर बनाया गया है। किले की दीवारों के बाद गहरी खाई है जहां से किले में प्रवेश करना आसान नहीं है। इस किले में गुप्त सीढ़ियों और पानी को जमा करने के लिए हौज खोदे गए हैं। यहाँ खुदाई में मिट्टी से बने हुए पाइप भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। कीस किले को ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।
दोस्तों, सावे इलाके में एक देखने योग्य जगह शरे आवे है, जो एक सुंदर कस्बा है। आवे की ऐतिहासिक चोटी को इस इलाके के सबसे सुंदर स्थलों में से एक माना जा सकता है। कुछ लोग इस चोटी को अंडरग्राउंड आवे शहर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक नज़र हम ऐतिहासिक अंडरग्राउंड कस्बे आवे पर भी डालेंगे। इस कस्बे तक पहुँचने के लिए हमें सावे से निकलकर सलफ जगान फ्रीवे जाना पड़ेगा। करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आवे पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचकर एक के बाद एक टनल से गुजरना होगा, क्योंकि ये कस्बा ज़मीन के अंदर बसाया गया था और यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है कि किसी रोमांचक ऐतिहासिक फिल्म के सीन में पहुँच गए हों। इस भूमिगत कस्बे का निर्माण अर्दशीन बाबकान ने करवाया था। ये 1500 साल पुराना है। यह कस्बा और उसके आसपास वाला 220 हेक्टेयर का इलाका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जो मुगल काल में उजड़ गया था और मिट्टी के नीचे दब गया था। यहाँ ये जानना उचित होगा कि इस इलाके से मिलने वाले मिट्टी के बर्तन विभिन्न कालों से संबंधित हैं। मूल्यवान ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा सावे शहर में प्राकृतिक पर्यटन आकर्षण भी हैं। हालांकि यहाँ की जलवायु खुश्क है। शुष्क प्रकृति के बावजूद यहाँ झरने, नदियाँ, गुफाएं और कई अन्य पर्यटक आकर्षण सभी का दिल मोह लेते हैं। उदाहरण स्वरूप गारे आकदाश सावे शहर के आकदाश इलाके में स्थित है। इस गार या गुफा में शिकार युग की उकेरी हुई नक्काशियों को देखा जा सकता है। इन्हीं नक्काशियों की वजह से इस गुफा को सावे शहर के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक माना जाता है। सावे स्थित आर्टिफिशियल लेक भी देखने योग्य है। इसका क्षेत्रफल 33,000 वर्ग मीटर है और इसमें 60,000 वर्ग मीटर तक की गुंजाइश है। ये लेक सावे शहर के तख्ती इलाके में स्थित है। इस शहर के सबसे ज़्यादा मनोरंजन वाले इलाकों में से एक है। इस लेक के किनारे स्पोर्ट सिटी और वाटर पार्क भी है और चारों ओर सुंदर पार्क है। कार्यक्रम के अंत में ये जानना उचित होगा कि सावे शहर और इलाके के लोग फारसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन स्थानीय लहजे में। इस शहर की मशहूर चीज़ों में अनार, अंजीर, खरबूजा, पिस्ता, अंगूर और किशमिश है। इस इलाके के अनार दूसरे देशों में निर्यात भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिकी वादा तोड़ने वाले हैं। रूस ने कहा है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का दौर बीत चुका है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और इजराइल में कोई अंतर नहीं है और भारत के बिहार राज्य में आज रात 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। तो श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। श्रोताओं, तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि।